गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम उपभोक्ता की बचत के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ये देखा कि उपभोक्ता की बचत भी एक जो है तथ्य है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के अभाव में या किसी वस्तु के अभाव में रहने की अपेक्षा जो कीमत वह देने को तत्पर होता है और जो वास्तव में देता है उन दोनों में अंतर होता है। इस प्रकार अंतर निकाला जाता है और वो कहलाती है आपकी उपभोक्ता की बचत। जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो अगर वो सोच रहा है कि अगर मुझे पानी की बोतल मिल जाए और वो 100 रुपये में भी मिल जाए तो मैं पानी की बोतल ले लूँगा। लेकिन जब उसने वो खरीदी और वो बोतल कितने की आई? 20 रुपये की आई। उपभोक्ता कितना पैसा देने को तैयार था? उपभोक्ता 100 रुपये देने को तैयार था और वो बोतल मुझे उसे मिली है 20 रुपये में। तो यहाँ पर उपभोक्ता की जो बचत होगी वो 80 के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब उपभोक्ता की बचत वह बचत कहलाती है जिसमें उपभोक्ता जो देने को तैयार रहता है और जो वो वास्तव में देता है उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसके अंतर्गत हमने चित्र के द्वारा जो है वर्णन किया था और वर्णन करके हमने ये बताया कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी उपभोक्ता की बचत कम होती चली जाती है। इसके साथ आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम जो करेंगे वो है आपका उपभोक्ता की बचत को मापने की विधि तटस्थता वक्रों का उपयोग करके। और वो जो विधि है वो विधि प्रोफेसर हिक्स की विधि कहलाती है क्योंकि वो प्रोफेसर हिक्स के द्वारा ही दी गई थी। तो आप हेडिंग डालिए उपभोक्ता की बचत को उपभोक्ता की बचत को उपभोक्ता की बचत को मापने की प्रोफेसर हिक्स जो कि अर्थशास्त्र में इनका काफ़ी अच्छा नाम है, हिक्स की विधि। अब प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दी गई है इसलिए प्रोफेसर हिक्स की विधि कहलाती है। साथ में आप इसको ऑब्लिक करके लिख सकते हो तटस्थ वक्रों का। तटस्थ वक्र जो हमने पिछले लेसन में पढ़े हैं आपको पता है। तो तटस्थ वक्रों का उपयोग करके तटस्थ वक्रों का उपयोग या प्रयोग कुछ भी कर सकते हो, उपयोग करके उपभोक्ता की बचत को मापने की विधि। उपभोक्ता की बचत को मापने की विधि। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग प्रोफेसर हिक्स की विधि उपभोक्ता की बचत को मापने की या तटस्थ वक्रों का प्रयोग करके उपभोक्ता को मापने की या उपभोक्ता की बचत को मापने की विधि। इसके अंतर्गत हम चित्र और तटस्थ वक्रों के द्वारा उपभोक्ता की बचत को मापेंगे। प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थ वक्रों का उपयोग करके उपभोक्ता की बचत का माप प्रस्तुत किया है जो कि हम करेंगे, जो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, अधिक
तर्कसंगत माना गया है। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण दिया, जो कि हमने सेकंड या थर्ड चैप्टर पढ़ा था, आपने देखा होगा। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो उपयोगिता विश्लेषण है उससे ज़्यादा बेटर प्रोफेसर हिक्स की, जिन्होंने तटस्थता वक्रों का प्रयोग करके उपभोक्ता की बचत को मापने की जो विधि बताई है वो विधि अधिक वैज्ञानिक है, अधिक तर्कसंगत मानी जाती है। इसके अंतर्गत हम चित्र बनाएंगे और चित्र में आपको वही 0x अक्ष और 0y अक्ष लेना है। यह आपका 0x अक्ष है, यह आपका 0y अक्ष है। 0y अक्ष पर हम मुद्रा लेंगे और 0x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा लेंगे। 0y अक्ष पर क्या लेंगे? मुद्रा, और यहाँ पर लेंगे x वस्तु की मात्रा। 0x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा लेंगे और 0y अक्ष पर हम लेते हैं मुद्रा। इसके अंतर्गत उपभोक्ता के पास कुल मुद्रा जो है वो 0m है, जिसे वो x पर व्यय करके 0n मात्रा प्राप्त करता है। उपभोक्ता के पास मुद्रा कितनी है? 0m, और वस्तु तो हमारे पास एक ही है। यहाँ पर सारा का सारा पैसा किस पे खर्च किया जाएगा? x वस्तु पर खर्च किया जाएगा, और हमने x वस्तु पर पैसा खर्च किया और हमें प्राप्त हो गई x वस्तु की 0n मात्रा। कितनी प्राप्त हो गई? 0n। अब हम आगे चलते हैं, कीमत रेखा बनेगी, वो कीमत रेखा होगी mn। यहां से देखिए y अक्ष के से उठा के x अक्ष पर हम लेके जाएंगे तो आपकी mn कीमत रेखा होती है। mn कीमत रेखा पे तटस्थता वक्र बनाया जाएगा, जो तटस्थता वक्र सेकंड को P बिंदु पर स्पर्श करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए, आप तटस्थता वक्र बनाइए। ये तटस्थता वक्र सेकंड है, ये इसको कहाँ पर स्पर्श कर रहा है? ये इसको P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और P बिंदु पर उसको x की 0q मात्रा और मुद्रा की pq मात्रा देनी होती है। यहां पर देखो कितनी मात्रा आ जाएगी? q। यहां पर हम नाम देंगे f, नाम देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और P बिंदु पर उपभोक्ता को x वस्तु की 0q मात्रा मिलती है और मुद्रा की pq मात्रा मिलती है। इतनी, इसको हम इधर भी लेके जाते हैं y अक्ष तक और इसको नाम दे देते हैं, जो कि आपका नाम होगा t। ठीक है, इतना करिए। इसके बाद देखिए, अतः उसे x वस्तु की 0q मात्रा प्राप्त करने के लिए tm या pf के बराबर मुद्रा देनी होगी। 0q मात्रा प्राप्त होगी उसे x वस्तु की, और उसे जो पैसा देना होगा वो देना होगा आपका pf या mt के बराबर। लिखिए यहाँ पर mt या pf। x वस्तु की 0q मात्रा के लिए, x वस्तु की 0q मात्रा के लिए उसे mt
टी या पी एफ के बराबर जो है मुद्रा देनी होती है। अब हम एक दूसरा तटस्थ वक्र बनाएंगे जो एम बिंदु में से गुजरता हुआ होगा और ये तटस्थ वक्र सेकंड के नीचे रहता है और यह देखिए यहाँ से एम बिंदु से एक तटस्थ वक्र बनाएंगे जो तटस्थ वक्र सेकंड के नीचे होगा। ये इसको कहाँ पर आर बिंदु पर काट रहा है और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एस। दीजिए इसको भी जो है ये डार्क कर लेते हैं हम। उपभोक्ता की बचत ही तो शो करनी है। ये देखो, ठीक है। तटस्थ वक्र फर्स्ट तटस्थ वक्र सेकंड के नीचे होता है और यहाँ पर एक्स वस्तु की 0 मात्रा के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है? उसे देना पड़ रहा है आर एफ या एम एस के बराबर। यहाँ पर तटस्थ वक्र सेकंड पर लिख दो, तटस्थ वक्र सेकंड पर हम बात कर रहे हैं। तटस्थ वक्र फर्स्ट पर एक्स वस्तु की 0 मात्रा के लिए उसे अब एस एम या आर एफ के बराबर मुद्रा देनी होती है, ठीक है। अब आप देखो तटस्थ वक्र सेकंड पर 0 मात्रा मिल रही है, पैसा कितना देना पड़ रहा है? एम टी या पी एफ के बराबर। तटस्थ वक्र फर्स्ट पर 0 मात्रा ही मिल रही है एक्स वस्तु की, लेकिन उसे पैसा देना पड़ रहा है एस एम या आर एफ के बराबर। कहने का मतलब वस्तु की मात्रा उसे समान प्राप्त हो रही है, लेकिन एम एस या आर एफ ज़्यादा है एम टी या पी एफ की अपेक्षा। तो यहाँ पर उपभोक्ता की जो बचत होगी वो आर एफ माइनस पी एफ, आर एफ माइनस पी आर जो है वो माइनस होगी और इस प्रकार आर एफ मुद्रा जो है वो एक्स्ट्रा दे रहा होता है। देखिए यहाँ पर लिखिए, एस एम माइनस टी एम, एस एम माइनस टी एम। तो यहाँ पर एस टी के बराबर या वहाँ पर हो जाएगा आपका पी आर के बराबर। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक्स वस्तु की जो है तटस्थ वक्र सेकंड पर 0 मात्रा मिल रही है, तटस्थ वक्र फर्स्ट पर भी 0 मात्रा मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एम टी के बराबर पैसा दे रहा है या पी एफ के बराबर पैसा दे रहा है और तटस्थ वक्र फर्स्ट पर जो है कितना पैसा दे रहा है? एम एस के बराबर या एफ आर के बराबर पैसा देता है। तो हमको ऊपर वाले में से ये जो है नीचे वाला माइनस करना है और जो बीच का जो होगा वो आपका उपभोक्ता की बचत निकल के आ जाता है। तो उपभोक्ता की जो बचत होगी वो कितनी होगी? उपभोक्ता की बचत होगी आपकी पी आर के बराबर। माइनस करके देखिए इसमें, आर एफ माइनस पी एफ बराबर पी आर, उपभोक्ता की बचत हो जाती है। अगर आप उस तरफ से कर रहे हो तो उस तरफ से करोगे तो जो होगा आपका एम एस माइनस एम टी बराबर एस टी। इस तरफ से करते हैं हम, तो आप लिखो एस एम माइनस एम टी
बराबर TS, ये वाली, ये उपभोक्ता की बचत हो जाती है। पहले इतना पैसा देना पड़ रहा था, अब उसे इतना पैसा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है उपभोक्ता को PR के बराबर या ST के बराबर, TS बोल दो, ST बोल दो, कुछ भी बोल दो, उपभोक्ता की बचत होती है। उपभोक्ता की बचत को मापने की ये विधि उन विभिन्न मान्यताओं से जो है मुक्त होती है जो मार्शल के विवेचन में पाई जाती है। मार्शल के विवेचन में मार्शल ने भी जो है उपभोक्ता की बचत के बारे में बताया था। इसमें उपयोगिता को नहीं मापा जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, जबकि मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को कैसा माना है? स्थिर माना है। यानी कि उपभोक्ता को वस्तु की उपभोग से कितनी भी उपयोगिता मिले, चाहे 0 मिले या माइनस में मिले या घटती हुई मिले, वहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी है? स्थिर है। इस प्रकार एक और बात यहाँ पर आती है, रेखा चित्र में x एक्स पर एक वस्तु ली जाती है और दूसरी और जो y एक्स होता है वहाँ पर आपकी मुद्रा ली जाती है, जो एक तरह से अन्य सभी वस्तुओं के समूह की सूचक होती है। कहने का मतलब एक वस्तु का प्रभाव दूसरे वस्तु पर यहाँ पर नहीं देखा जाता है, ये यहाँ पर स्वतंत्र मानी जाती है। इस प्रकार आप जो है इसका चित्र बना लीजिए और ये लिख लीजिए। तटस्थ वक्र सेकंड पर x वस्तु की 0Q मात्रा के लिए उसे MT या PF के बराबर मुद्रा देनी होती है। तटस्थ वक्र फर्स्ट पर जो है x वस्तु की 0Q मात्रा के लिए उसे SM या RF के बराबर मुद्रा देनी होती है। इस प्रकार वस्तु की मात्रा तो उसे समान ही प्राप्त हो रही है, लेकिन जो है यहाँ पर उसे उपभोक्ता की जो बचत होगी, वो PR या ST के बराबर या TS के बराबर प्राप्त होती है। इसको आप बना लीजिए और ये जो है प्रोफेसर हिक्स की विधि है। इसके बाद हम उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की आलोचना या कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। उपभोक्ता की बचत टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। या तो उपभोक्ता की जो बचत है उस पर 20 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता है कि इसका जो है अर्थ बताते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करिए, या कई बार जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। तो आप इसे जो है तैयार करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इसकी हिक्स की विधि होने के बाद हम अब इसकी कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हर सिद्धांत में या हर नियम में की जाती है। तो आप हेडिंग डालिए, उपभोक्ता के बचत की अवधारणा की आलोचना या कमियां। आलोचनाएं ऑब्लिक करके कमियां। ये तो आपको बता ही दिया है कि हर सिद्धांत या हर जो नियम होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कमियां निकल के आती है। उन कमियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की काफ़ी आलोचना की गई है। अधिकांश आलोचनाएं इसकी मापनीयता से ही संबंध रखती है। मार्शल द्वारा स्वीकृत मान्यताओं के कारण भी उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा है, जिसके अंतर्गत हम इन आलोचनाओं को देखते हैं। इसकी प्रमुख आलोचनाओं की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली जो आलोचना या सबसे पहली जो कमी निकल कर आती है वो ये है
कि एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है और वास्तव में जो कुछ देता है वह दोनों समान ही होते हैं। कहने का मतलब हमने उपभोक्ता की बचत में ये देखा कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के अभाव में या किसी वस्तु के अभाव में रहने की अपेक्षा वो जो पैसा देने को तत्पर होता है और जो वास्तव में वह देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। जबकि इस सिद्धांत की कमियों को या कमियों के रूप में या इस विधि की कमियों के रूप में पर बात करते हैं तो जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है और वास्तव में जो कुछ देता है वह दोनों समान होते हैं, अलग अलग नहीं। लिखिए इसमें, एक उपभोक्ता उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो वस्तु को खरीदता है, जिसको क्रेता बोला जाता है, वही अर्थशास्त्र में उपभोक्ता होता है। तो एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है, जो कुछ दे सकता है और वास्तव में जो कुछ देता है, जो कुछ देता है वे दोनों समान होते हैं। वे दोनों समान होते हैं। जबकि उपभोक्ता की बचत में उन दोनों में क्या बताया है? अंतर। वही तो उपभोक्ता की बचत निकल के आती है। आलोचक जो इसकी आलोचना करते हैं, उन आलोचकों का मत है कि एक उपभोक्ता जो कुछ एक वस्तु के लिए देता है और जो वास्तव में उससे ज़्यादा वह दे भी नहीं सकता है, जितना उसने सोच रखा है वह उसका पैसा उतना ही देता है। उसकी आमदनी कैसी होती है? उपभोक्ता की आमदनी आपको पता ही है कि उपभोक्ता की आमदनी सीमित होती है और उसे इस सीमित आमदनी को इस प्रकार से पैसा खर्च करना होता है कि सारी वस्तुओं की उसे सभी आवश्यकताएं उसे पूरी प्राप्त हो जाए। यदि कोई वस्तु उसे बाजार भाव पर नहीं मिलती है तो वह इस वस्तु की जगह किसी दूसरी स्थानापन्न वस्तु की तरफ चला जाता है। इस प्रकार जितना वो देना चाहता है उतना ही वो देता है। एक अर्थशास्त्री हैं यूली गॉबी, उनका मत है अंत में जो उपभोक्ता की बचत है वो कितनी आ जाती है? शून्य पर आ जाती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे को जो है ऑयल खरीदना है। क्या खरीदना है? हेयर ऑयल। और मैं ये सोच के चली हूँ कि मुझे 50 रुपये तक का हेयर ऑयल खरीदना है और मैं बाज़ार में गई और बाज़ार में जब मैंने माइंड सेट में पहले ही बना रखा है कि मुझे 50 रुपये तक का तेल खरीदना है, बाज़ार में गई और कोई तेल देखा मैंने, उसकी कीमत कितनी है? 60 रुपये। ज़्यादा है तो मैं दूसरा तेल देखूंगी और दूसरा तेल देखूंगी और उसकी कीमत मान लो कितनी है? 50 रुपये है। तो यहाँ पर मैं 50 ही सोच के आई थी और 50 ही मैंने दिए हैं। तो उपभोक्ता की बचत कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता पहले से ही माइंड सेट में ये चीज़ लेके चलता है कि उसे इस वस्तु पर कितना पैसा खर्च करना है और वो उसी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उस वस्तु पर उतना पैसा खर्च करता है और वास्तव में जो जितना सोच के आता है वो उतना पैसा ही खर्च होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो उपभोक्ता की बचत निकल के आ रही है, ये ऐसी कोई भी धारणा नहीं होती है। इस प्रकार जो वास्तव में सोचता है या जो देने को तत्पर होता है वो वास्तव में उतना ही देता है। दूसरी बात करते हैं इसकी कमियों के अंतर्गत अतिरिक्त इकाइयाँ। अतिरिक्त इकाई का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे कि हमने सारणी बनाई थी, वहाँ पर हमने रोटी की
मात्रा ली थी जिसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, तो एक के बाद जो दूसरी ली है, दूसरी के बाद जो हमने तीसरी ली है, तीसरी के बाद चौथी और पांचवी ली है, तो वहाँ पर देखो आप प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं धीरे धीरे 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40 और 40 से 20 पर, यानी जो पांचवी इकाई है वो कहाँ पर आ जाती है, 20 पर आ जाती है। इस प्रकार उसने जितना पैसा दिया है 20 के बराबर, तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता लगातार क्या होती है, घटती है, बल्कि सभी इकाइयों की उपयोगिता जो है घटती जाती है। लिखिए इसमें, अतिरिक्त इकाइयों के लेने से अतिरिक्त इकाइयों के लेने से, जो एक्स्ट्रा वस्तु की इकाइयां लेते हैं, न केवल इसकी उपयोगिता, न केवल इसकी उपयोगिता, न केवल इसकी उपयोगिता घटती है, बल्कि सभी इकाइयों की उपयोगिता, बल्कि सभी इकाइयों की, सभी इकाइयों की उपयोगिता, जो सब वस्तुएं होती है उन सभी वस्तुओं की जो उपयोगिता है वो घटती है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। कोई भी एक वस्तु होती है, जिससे अपन रोटी ले लो आप, या जो है और भी कोई चीज़ ले लो, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ यूज़ करते जाएंगे तो उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। जैसे यहाँ पर हमने x वस्तु ली है डायग्राम के अंतर्गत, तो x वस्तु की 5 इकाइयाँ ली है हमने यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, और पाँचों की कीमत कितनी है, 20, 20, 20, 20 रुपये है। ये सब एक सी होती है, रोटी तो सेम होती है। सारणी 1 में इनसे कुल उपयोगिता, जो आपने सारणी फर्स्ट बनाई थी जिसमें TU देखा था आपने, उससे कुल उपयोगिता कितनी आ रही है, 300 के बराबर आ रही है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता पाँचवीं इकाई से 20 पैसे के बराबर है। आलोचकों का मत है कि कुल उपयोगिता यहाँ पर 20 × 5 बराबर 100 पैसों के बराबर होती है, जो कीमत के बराबर है। कहने का मतलब जितनी हमने कीमत दी लास्टवी वाली वस्तु से उतनी ही उपयोगिता मिलती है, अतः उपभोक्ता की बचत 0 के बराबर होगी। यूलिस गॉलिब ने भी यही प्रकट किया है पहली आलोचना के अंतर्गत। जैसे हमने पहली रोटी खाई, 20 रुपये दिए, 100 उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी खाई, 20 पैसे दिए, पैसे थे या रुपए थे जो भी है, उपयोगिता 80 पैसों के बराबर मिली। तीसरी रोटी खाई, 20 पैसे दिए, उपयोगिता 60 के बराबर मिली। चौथी रोटी खाई, 20 पैसे दिए, 40 के बराबर मिली। पांचवी रोटी खाई, 20 पैसे दिए, 20 के बराबर मिली। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का हम यूज़ करेंगे, प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है, और हम वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर जितना हम पैसा दे रहे हैं उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी उतनी ही होती है। इस प्रकार उपयोगिता या उपभोक्ता की जो बचत है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 20 - 20 बराबर 0 पर। इस प्रकार बचत नाम की या उपभोक्ता की बचत नाम की कोई भी जो है बात नहीं जो है इन आलोचनाओं के द्वारा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आलोचना की बात करते हैं। पहले आप ये दोनों आलोचनाएं लिखिए, जिसके अंतर्गत एक उपभोक्ता जो कुछ दे सकता है और जो वास्तव में जो कुछ देता है वह दोनों समान ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि दे कुछ सकता है और दे कुछ रहा है। उसके माइंडसेट में या उसके माइंड में जो कुछ देना होता है वो वास्तव में उतना ही देता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत नाम की जो चीज़ सामने आ रही है वो चीज़ नहीं पाई जाती व्यवहार में। इसकी बात करते हैं तो अतिरिक्त इकाइयों के लेने से न केवल इसकी उपयोगिता घटती है बल्कि सभी इकाइयों की उपयोगिता घटती है।
अब आप कोई वस्तु को लगातार यूज़ करते जा रहे हो, अतिरिक्त इकाइयाँ ले रहे हो, तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होगी? घटेगी। तो सभी की उपयोगिताएं भी क्या होती है? घटती है। और इससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो कीमत के बराबर हो जाती है, और जितना वो पैसा दे रहा है उतनी उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ पर उपभोक्ता की बचत कैसी होगी? शून्य होती है। इस प्रकार ये जो है 2 आलोचनाएं आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आलोचनाओं को कंटिन्यू करते हुए आगे करते चलेंगे। थैंक यू।